हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम देखेंगे कि डी ब्रोगली ने कैसे ये रिलेशन निकाला था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के इक्वल होता है, ठीक है ना। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक इन दोनों कंडीशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है, दोनों कंडीशन किस जगह अप्लाई होती है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन इस लेक्चर में भी बताऊँगी। और बाद में हम एक टेबल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम फेज वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, वेवलेंथ, रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, जितने भी फॉर्मूले आपके यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मोस्टली वो सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, ठीक है। एक टेबल में लिखेंगे और उनको देखेंगे वो सब फॉर्मूले किस किस कंडीशन में लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, क्योंकि जब लाइट का वेव बिहेवियर क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल प्रूव हो चुका था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो वेव की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें देती हैं। तो क्या हुआ, ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा था, ये क्योंकि वो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको समझाने के लिए उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया। प्लांक ने ये हाइपोथेसिस दी थी, तो ब्लैक बॉडी कैविटी के रेजोनेटर हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं और वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ब्लैक बॉडी को, और जब वो छोड़ते हैं तो भी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ते हैं, ठीक है। उनका बस ये कॉन्सेप्ट था कि डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना और डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ना, ठीक है। तो वो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू के ऊपर था, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, जिस फ्रीक्वेंसी की भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रहा है वो आपको E इज इक्वल टू एच न्यू मिल रहा है। लेकिन आइंस्टीन ने इसी प्लांक की थ्योरी के बेस्ड ये बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती हैं या एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलती हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। इन फोटॉन्स का रेस्ट मास m इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो लाइट है, जिसमें आपका पूरा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रीजन की वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्पेक्ट्रा है उसका। तो उसमें सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव होती हैं, लेकिन इन सब वेव, ये जो सब वेव हैं, ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, एनर्जी पैकेट्स की तरह बिहेव करती हैं, और इन एनर्जी पैकेट का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। तो अगर रेस्ट मास 0 है तो वो किस तरह से चल रही हैं, केवल वो मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करती हैं। कोई भी पार्टिकल अगर उसका रेस्ट मास 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट मास 0 होने पर वो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी नहीं कर सकती। वेव्स के केस में अगर रेस्ट मास m नॉट इक्वल टू 0 है फॉर फोटॉन्स, लेकिन उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू सी होता है, और P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो वो उसकी वेवलेंथ है। तो यानी कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की इतनी एनर्जी केवल मोमेंटम से ही दी जाती है, और मोमेंटम इससे दिया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं मोमेंटम P इज इक्वल टू H क्रॉस K से भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये पता चल रहा था कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में है। इन सब रिजल्ट को, और जो कि एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो गए थे, इन सबको देखते हुए डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस रखी थी कि जिस तरह लाइट वेव की तरह होते हुए पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, इसी तरह मैटर भी मैटर होते हुए वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं फॉर मैटर वेव्स, ठीक है। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा था, उन्होंने आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाला रिलेशन लिया कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड प्लांक का E इज इक्वल टू एच न्यू। ये ध्यान से फ्रेंड समझना है कि उन्होंने किस बेस पे अपना फॉर्मूला दिया था। उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, हालांकि उस टाइम उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। बाद में डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, बाय एक्सीडेंटली प्रूव हो चुका था, और थॉमसन ने भी उसी साल में प्रूव कर दिया कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट रहती है। लेकिन पहले ही हाइपोथेसिस रखी गई थी, आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब तक डेवलप हो तब तक, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी मास के इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर कोई मास m है तो अगर हम उसे c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस मास में इतनी एनर्जी कंटेंट रहती है, ठीक है। ये मास आपका ग्रेट रेस्ट मास से ज्यादा होता है,
अगर ये मूविंग मास है, सबसे कम मास रेस्ट मास है। जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका मास m0 होता है। जैसे ही वेलोसिटी दी तो उसका मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा था, क्योंकि आपने जब उसको एनर्जी प्रोवाइड की तभी उसमें वेलोसिटी आई ना, वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है मास की फॉर्म में, तो मास बढ़ता चला जाता है। तो वो अगर हम c² से मल्टीप्लाई करें तो उस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस लॉ है आइंस्टीन का। तो इस रिलेशन को लेके और साथ में जो प्लांक ने रिलेशन दिया था, प्लांक ने बोला था कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, ठीक है ना, लाइट की एनर्जी क्वांटाइज होती है। इन दोनों रिलेशन को उन्होंने एक साथ रखा और उन्होंने कहा कि mc² = h के इक्वल होना चाहिए। देखिए ये रिलेशन तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट ये भी कहता है कि कोई भी मैटर जिसके पास मास है वो c की स्पीड से नहीं चल सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड केवल लाइट की होती है, क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल हैं, उससे ज़्यादा स्पीड किसी भी मास की नहीं होती है। अब कोई भी आपने, क्योंकि तो रिलेशन डी ब्रॉगली का तो मैटर वेव्स के लिए था ना, अगर कोई मैटर है या पार्टिकल है उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा। तो मान लिया सबसे छोटा पार्टिकल, ये आप ध्यान रखिएगा हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेव्स तो चाहे सब में हो, हमारे साथ भी एसोसिएट है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारी क्या होता है, एक्चुअली पोजीशन पता होती है, वो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो अपीयर नहीं होगी, उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो आप मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, इसका मास भी बहुत छोटा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कंपेरेबल टू c हो जाती है, ठीक है, लेकिन c के इक्वल नहीं होती है, c से थोड़ी कम ही होती है। दैट मीन्स कि मैटर की जो वेलोसिटी है वो हमेशा c से कम होती है। इसीलिए उन्होंने इस रिलेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि फॉर मैटर वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है c की जगह। तो यहां से उन्होंने ये किया, तो mv² = आपको पता है न्यू = c/λ होता है। फॉर अगर कोई पार्टिकल, न्यू एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है और ये c वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा, और लेकिन मैटर के केस में न्यू = v/λ होगी। समझ रहे हैं ना आप। तो ये मैटर के केस में जो वेव मैटर के साथ एसोसिएट है उसकी वेलोसिटी तो v के इक्वल होगी ना, c के इक्वल थोड़ी ना होगी। ये केस है लाइट के लिए, लाइट की वेलोसिटी c होती है और ये है मैटर के लिए। ओके तो उन्होंने यहाँ पे v के इक्वल रखा अपॉन लैम्डा के इक्वल रखा। v से v कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो लैम्डा = h/mv एंड लैम्डा = h/p। ये रिलेशन उन्हें फाइंड आउट किया मैटर वेव की वेवलेंथ के लिए, कि हर एक मैटर के साथ इतनी वेवलेंथ एसोसिएट रहती है। ये बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस है और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गई, और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ये हाइपोथेसिस लगती है और फिर धीरे धीरे करके इसी के ऊपर काम हुआ और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई है। तो दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m। हम इसे लैम्डा = h/mv भी कहते हैं, m मास का पार्टिकल। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। अगर आपका पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है, और मैंने आपको बताया था कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कैसे पता चलता है, याद है आपको। देखिए अगर किसी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी कैसे निकालोगे, m0 c²। जब पार्टिकल रेस्ट में है तब उसका मास रेस्ट मास होता है, तो m0 c² इज लेस देन जितनी आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है। अब एनर्जी कैसे निकालोगे, या तो आपको वेवलेंथ दी हुई होगी, ठीक है, या फिर आपको मोमेंटम दिया हुआ होगा, या वोल्टेज दी होगी कि इतने पोटेंशियल से हमने इसको एक्सेलरेट किया है किसी चीज़ बॉडी को या किसी मास को, तो हम उससे एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, अगर आपके पास मोमेंटम है तो एनर्जी = मोमेंटम × c से निकाल सकते हो। तो इससे आपको निकल जाएगी कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। और अगर E = hc/λ से आप एनर्जी निकाल सकते हो अगर वेवलेंथ दी हुई है। और अगर v दिया हुआ है तो q = qv। और ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये फ्री पार्टिकल के लिए है,
ठीक है। यानी कि जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है वो फ्री पार्टिकल के लिए ही है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं हुआ है। जैसे आपका पार्टिकल का इंटरेक्शन और चीज़ों से होता है, एनवायरनमेंट से होता है, यूनिवर्स से होता है, तो उसको कंसीडर नहीं किया गया है। अभी हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। श्रोडिंगर ने भी जो इक्वेशन दी थी वो फ्री पार्टिकल के लिए दी थी। बाद में जब उसको हमने इंटरेक्शन के लिए यूज़ किया कि हाँ इस पार्टिकल का इंटरेक्शन इतना है, इतना पोटेंशियल एनर्जी है, तब उसके बाद प्रूव किया था, वो हम श्रोडिंगर इक्वेशन में ही देखेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि डी ब्रोगली ने और श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन तब दी थी जब पार्टिकल फ्री था, उन्होंने ये कंसीडर करके चले थे। तो यहाँ पे है कि अगर हम एनर्जी किसी भी तरीके से निकाल लें, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन जिससे भी, तो हमें पहले देखना है कि E इज इक्वल टू क्यू वी या एच सी अपॉन लैम्डा या पी सी से निकाल के देखा, अगर E इज ग्रेटर देन एम नॉट सी स्क्वायर है तो रिलेटिविस्टिक कंडीशन है, ठीक है ये। और अगर एम नॉट सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन E है तो नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है, ठीक है। तो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा रिलेटिविस्टिक कितना होगा, h अपॉन पी। अब p क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के लिए क्योंकि p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, और ये आपका हो जाएगा गामा इंटू एम नॉट इंटू वी। अब ये गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे वी पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा है। इसको आप लॉरेंज फैक्टर भी कहते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जब एम नॉट से होती है तो आपको एम मिलता है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू गामा इंटू एम नॉट इंटू वी होगा। रेस्ट मास आपको पता ही होता है किसी भी पार्टिकल का, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अदरवाइज दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। तो इसकी हेल्प से आप रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर नॉन रिलेटिविस्टिक है तो सिंपली h अपॉन पी से निकाल लेना आप। नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में m इज इक्वल टू एम नॉट के इक्वल होता है, इज इक्वल टू क्या, लगभग, क्योंकि v इज वेरी वेरी लेस देन c होता है। इस कंडीशन में v इज कंपेरेबल टू c होता है, इसलिए मास बढ़ जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे ये रखना पड़ता है। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर है। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगानी है या नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगानी है, फिर उसके बाद हम वेवलेंथ उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी मैं आपको टेबल एक समझा रही हूँ, हम कौन कौन से मेन फॉर्मूले यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, रिलेटिविस्टिक कंडीशन, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, एनर्जी की क्या इक्वेशन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एनर्जी मास इक्वेशन और एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। तो ये सारा हम अभी एक बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसको समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। देखिए एक तो है अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लेते हैं। एक तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फॉर अगर मोशन में है पार्टिकल, उसका मास इंक्रीज हो गया है तो उसका मास m से डिनोट कर रहे हैं, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट मास एनर्जी को हम एम नॉट सी स्क्वायर इससे डिनोट कर रहे हैं। तो ये रेस्ट मास एनर्जी, ये एनर्जी आइंस्टीन की इक्वेशन है। फिर एक रिलेशन उन्होंने दिया था E इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ये भी इन्हीं से निकल के आती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं। देखिए अगर मास बढ़ गया है, ठीक है, ये रेस्ट मास है, मास बढ़ा होगा तो आपने एनर्जी प्रोवाइड की होगी, तो वेलोसिटी बढ़ी होगी, वेलोसिटी बढ़ने से मास इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज मास माइनस रेस्ट मास, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। और टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इसके इक्वल होती है। तो इससे m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इससे आपका फिर से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर निकल के आता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये दोनों फॉर्मूले, ये आपको अच्छी तरह पता चल गया। अब रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया, अगर प्रोवाइडेड एनर्जी इज लेस देन
इज ग्रेटर देन एम नॉट सी स्क्वायर है तो आपने रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगाई। अब ई इज लेस देन एम नॉट सी स्क्वायर है तो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन लगाई। एक और चीज, पी इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। मोमेंटम को अगर हम वेवलेंथ से डिफाइन करना चाहें या के की टर्म में लिखना चाहे तो उसे एच क्रॉस के लिखते हैं। के वेव वेक्टर होता है। वेव वेक्टर ये बताता है, जैसे वेव होती है ना आपकी ऐसे 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 ऐसे, तो आप कहते हो यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ हुई, ठीक है। तो 2 पाई रेंज में जितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ हुई उसे आप क्या कहते हो, वेव वेक्टर। मान लिया यहाँ से 1 2 3 और मान लिया ये चीज आपकी कितनी है 2 पाई, तो 3 आपका वेव वेक्टर बताएगा। तो इस तरह से वेव वेक्टर निकलता है। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वेवलेंथ की आपकी लेंथ की यूनिट में होती है तो लेंथ का इन्वर्स होगा। तो वेव वेक्टर ये बताता है, इससे आप क्या निकालते हो, चलो इसको ध्यान रखते हैं। के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से आप मोमेंटम निकाल सकते हो अगर आपको के पता है। और अगर ई पता है और फ्रीक्वेंसी पता है तो आप क्या करते हो, एच न्यू से निकाल देते हो, ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई ओमेगा। न्यू फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल एक सेकेंड में हुए। तो अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे मान लिया आपने अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी देखनी है तो आप देखोगे अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू विजिबल रीजन। क्यों ज्यादा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की जो वेव्स हैं उसके पर सेकेंड जो साइकिल हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू विजिबल रीजन। अगर आपने कहा ये आपका ऐसे, ठीक है, ये मतलब इस तरह से वेव चल रही है और एक वेव ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे पर सेकेंड इसके कम होंगे और इसके ज्यादा होंगे, तो इस तरीके से ये ज्यादा एनर्जी को कंटेंट करेगी। ये आपकी होती है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ले रहा है। ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि 2 पाई रेंज में, जैसे हमने वेव वेक्टर को निकाला है ना, 2 पाई में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है, ऐसे ही 2 पाई में कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसे मल्टीप्लाई किया आपने फ्रीक्वेंसी से। देखो ये आपका हो गया ओमेगा इज इक्वल टू न्यू अपॉन 2 पाई, यहाँ पे ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। और अभी हम बात करते हैं अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, तो अभी आपने देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी और पी इज इक्वल होता है एच अपॉन एम वी। ये वाली कंडीशन है आपकी नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। और अगर आपने यहाँ पे लिख देते हैं नॉन, एन ओ एन, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। और लैम्डा फॉर रिलेटिविस्टिक मैंने बताया आपको एच अपॉन गामा ऑफ पी, क्योंकि पी चेंज हो जाएगा रिलेटिविस्टिक में, ये लॉरेंज फैक्टर है, तो आपका क्या हो जाएगा एच अपॉन गामा एम वी, ठीक है। यहां पे आप m की जगह m नॉट भी ले सकते हैं क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में m और m नॉट लगभग इक्वली होते हैं, ठीक है, जब v की वैल्यू बहुत कम होती है c से। इस कंडीशन में v की वैल्यू कंपेरेबल टू c होती है, इसीलिए m इज नॉट इक्वल टू m नॉट होता है, m ग्रेटर देन m नॉट होता है। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ ये मिलती है। तो ये आपकी हो गई डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें भी अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या पता आपको ये सब चीजें ना पता हो, आपको कहा कि एक पार्टिकल है, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो देंगे ही, तो उसे आपको पता है रेस्ट मास कितना है, कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतना पोटेंशियल दे रहे हैं तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। दैट मीन्स v दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि क्यू वी, आपको पता है E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी के इक्वल होता है। क्यू इसमें चार्ज होगा, अब मान लिया जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज रखेंगे इंटू इलेक्ट्रॉन के केस में E इंटू वी रख दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका आ गया H अपॉन, और देखिए ध्यान रखिए जो मोमेंटम है P काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएट रहता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू √2m(k) होता है। ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है तब भी आपको अगर वेवलेंथ निकालनी है तो आप रखेंगे H अपॉन
2m k। और अगर आपको ये दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकलती है, क्योंकि इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट होंगे जो भी चार्ज पार्टिकल हैं, तो उससे आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो इससे QV से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो आप इसे H/√2m/QV लेंगे। अब ये और ध्यान रखना है कि यहाँ m = m0 ले रहे हैं जब नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है। अगर रिलेटिविस्टिक कंडीशन है तब ये वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करना है, कौन कौन सा फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अब यहाँ जाइए, अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कि आपने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है क्योंकि उनसे रिलेटेड वेवलेंथ दिखाई देती है। आपको ध्यान रखना है कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैटर के साथ हर समय वेव एसोसिएट रहती है, लेकिन आपको कब दिखाई देती है? जब साइज ऑफ द पार्टिकल यानी कि साइज अगर लेस देन लैम्डा है, साइज लेस देन लैम्डा है, तो आपको दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, डुअल कैरेक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि खाली वो वेव की तरह ही बिहेव करेगी। अगर साइज छोटा है वेवलेंथ से तो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती हैं, वो भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन में देखेंगे। और अगर साइज ग्रेटर देन लैम्डा, और ये कौन सी वेवलेंथ है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हमारा केवल पार्टिकल बिहेवियर ही दिखाई देता है, उसमें वेव बिहेवियर अपीयर नहीं होता। जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उसमें साइज वेवलेंथ से बड़ा होता है, इसीलिए केवल पार्टिकल बिहेवियर आपको दिखाई देता है, वेव बिहेवियर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर ये कंडीशन होती है तो दोनों बिहेवियर शो करता है, कहीं पार्टिकल कहीं वेव। ऐसा भी नहीं कि कंप्लीटली वो वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना जो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से मैं कहीं भी लिख रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से हटा दिया। अगर आपने किसी भी पार्टिकल को गर्म किया है, सैंपल है किसी भी, मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, T टेम्परेचर तक गर्म किया है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है 3/2k ऑफ T। यहाँ पे T ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप केल्विन में ही लेंगे। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसमें नहीं लेना है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझाया था कि केल्विन में ही हम ये टेम्परेचर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो इसे केल्विन में चेंज करें, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले में रख दिया तो आपको वेवलेंथ कितनी मिल जाएगी? H/√, देखिए k की वैल्यू 3/2 कितनी, यहाँ पे रख दीजिए, 2 से 2 के 3m0kT। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो k है, ये कौन सा k है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, ये k एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, और ये वाला k आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इतना क्लियर है आपको? तो यानी कि आप डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट कंडीशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है और भी कोई फॉर्मूला हो, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी डी ब्रोगली वेवलेंथ पे तो आपको वो फॉर्मूला भी बता दूंगी। एक हमें फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का और डिस्कस करना है। जरा मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये नोट कर लेना, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आपके पास, आप कहते हो, अगर डी ब्रॉगली ने पहले ये कंसीडर किया था कि पार्टिकल के साथ एक मोनोक्रोमैटिक वेव या सिंगल वेवलेंथ की वेव एसोसिएट रहती है, तो उन्होंने उस वेव की वेलोसिटी निकाली। तो वो वेलोसिटी Vp = ω/k या फिर E/p होता है। देखिए H से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए वेव, फ्री पार्टिकल के लिए जो वेव होती है ना, वो आपकी होती है y = Ae⁻ik x - ωt। ठीक है, यहां से ये निकल के आता है। तो इसमें ये क्या होता है? फेज होता है, या फिर आप कहते हो कि A sin kx - ωt। ये आपकी मोनोक्रोमैटिक वेव है, और इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये फेज है। तो आपकी जो वेव एसोसिएट है डी ब्रोगली मैटर के, मतलब जो मैटर के साथ वेव एसोसिएट है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उसका जो फेज है वो कांस्टेंट रहता है। और इसी फेज के कांस्टेंट रहने के हिसाब से kx - ωt = अगर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया गया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसको, तो ये आपका k dx/dt - ω = 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो आपका v = ω/k हो जाएगा। तो ये आपकी वेव की वेलोसिटी निकल के आती है। ये फेज वेलोसिटी के लिए रिलेशन है। तो यहाँ से
ये हटा दिया, ये हमें करा चुकी थी। तो E अपॉन पी भी कर सकते हैं। तो ये आपने वेव की वेलोसिटी निकाल ली। अब आपको पता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो E है, एक तो फ्री पार्टिकल है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि हम फ्री पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं। डी ब्रॉगली ने और श्रोडिंगर दोनों ने फ्री पार्टिकल के लिए ही इक्वेशन स्टैब्लिश की थी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जहां पे v इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी है। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास E की वैल्यू पता है और P इज इक्वल टू mv है। तो हमारे पास अगर हम Vp निकालें तो Vp इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन mv। तो कितना आ जाएगा, v/2। v/2 फेज वेलोसिटी निकल के आ रही है जब पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है, ठीक है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक, अगर वो सिंगल वेव एसोसिएट है, इफ सिंगल वेव एसोसिएट। और कौन सी कंडीशन है, नॉन रिलेटिविस्टिक। अब हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक के लिए।